गुड इवनिंग एवरीवन। एमएस क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। हम लोग पढ़ रहे थे यूरोप में राष्ट्रवाद। यूरोप में राष्ट्रवाद में हम लोग आज आगे कहानी सुनने वाले हैं। उम्मीद है कि पीछे का कहानी आप लोगों को इंटरेस्टिंग और मज़ेदार लगा होगा। हम लोग आगे बढ़ने से पहले देख रहे थे 1789 की फ्रांसीसी क्रांति और उसके बाद 1815 के वाटरलू का युद्ध। 1815 के वाटरलू के युद्ध में नेपोलियन बोनापार्ट का पतन हो चुका था और इसे भेज दिया गया था सेंट हेलेना द्वीप पर। इसके बाद यूरोप में एक सम्मेलन का आयोजन किया गया था जिस सम्मेलन का नाम था वियना सम्मेलन। वियना है ऑस्ट्रिया की राजधानी, ऑस्ट्रिया देश की राजधानी वियना है। वहीं सम्मेलन किया गया था। इस सम्मेलन का नाम था वियना सम्मेलन और यह सम्मेलन हुआ था 1815 में। वियना सम्मेलन का जो नेतृत्व कर रहा था वो ऑस्ट्रिया का चांसलर मेटरनिक कर रहा था। ऑस्ट्रेलिया नहीं, ऑस्ट्रिया का चांसलर कौन था? मेटरनिक था। ये वही मेटरनिक है जो कहता था कि जब फ्रांस को सर्दी होती है तो पूरा यूरोप छींकता है। मेटरनिक 1815 के वियना सम्मेलन का उद्देश्य क्या था? तो इस सम्मेलन का मुख्य उद्देश्य था नेपोलियन बोनापार्ट द्वारा स्थापित सभी सिस्टम को समाप्त कर फिर से यूरोप में राजतंत्र को स्थापित करना था। नेपोलियन राजतंत्र को खत्म करना चाहता था। मेटरनिक चाह रहा था कि नहीं, फिर से पूरे यूरोप में राजतंत्र की स्थापना हो। हम आपको बताए थे यूरोप का प्रमुख देश स्पेन के बगल में फ्रांस और फ्रांस के बगल में था जर्मनी। ऊपर में एक बड़ा सा देश है रूस, नीचे एक देश है ऑस्ट्रिया। यही का है मेटरनिक। ऑस्ट्रिया ये देश ऑस्ट्रिया। सुनिएगा कहानी का धीरे धीरे प्रसंग आगे बढ़ता है। ऑस्ट्रिया का चांसलर मेटरनिक कहता है फ्रांस के बुर्बो वंश को कि आप अब राजा का पद ग्रहण कर लीजिए, क्योंकि अब नेपोलियन बोनापार्ट हार चुका है। उसका सिस्टम, उसका जो भी था सब समाप्त हो चुका है। और फ्रांस में लुईस 16वां और उसकी पत्नी मैरी एंतुआनेट को गिलोटिन चढ़ा के मार दिया गया। उसका बेटा है लुईस 17वां। किस वंश का है? बुर्बो वंश। फ्रांस में किस वंश का शासन है? बुर्बो वंश का शासन है। लुईस 17वां को मेटरनिक कह रहा है कि आप राजा बन जाइए। लुईस 17वां कहता है कि हम राजा नहीं बनेंगे। ऐसी फ्रांस की प्रजा उदंड है, इसने हमारे पिता और माता दोनों को मार दिया। हम ऐसी जनता पर शासन करना नहीं चाहते हैं। इसके बाद इसका बेटा होता है लुई 18वां। ये थोड़ा गर्म खून का है, अभी नया नया इसमें नया जोश है। ये कह रहा कोई बात नहीं, राजा हम बनेंगे। यानी बुर्बो वंश में लुईस 17वां राजा नहीं बनता है, डायरेक्ट लुईस 16वां के बाद लुई 18वां राजा बनता है। लेकिन यह जान रहा था कि अगर हम कुछ भी करते हैं तो फ्रांस की जनता हमें छोड़ेगी नहीं, गिलोटिन चढ़ा के मार देगी। इसीलिए लुईस 17वां तो राजा है, लेकिन वैसा राजा है, ये वैसा शेर है जो गुरनाता नहीं है। ये वैसा शेर है जो काटता नहीं है। ये वही राजा है, लेकिन ये किसी को मतलब नहीं है। जनता को कोई दिक्कत इससे नहीं हुआ। यानी लुई 18वां जब तक राजा रहा तब तक फ्रांस में किसी भी तरह का कोई क्रांति नहीं हुई। लेकिन लुई 18वां 1824 ईस्वी में मर जाता है। ज्यादा उम्र होने के कारण 1824 ईस्वी में मर जाता है। तो बुर्बो वंश में लुईस 17वां राजा नहीं बनता है। राजा कौन बनता है? लुई 18वां राजा बनता है। लुई 18वां तो राजा है, लेकिन ये वैसा शेर है जो गुरनाता नहीं है, काटता नहीं है।
गांव में कोई कुत्ता हो, उसका पुच्छी खींचने पर भी अब वो कुछ रिएक्शन नहीं दे रहा, शरीर सटकाए हुए है, तो लोग उसको मारते नहीं है। लेकिन वही कुत्ता दो चार को काट ले तो लोग डंडा लेके ढूंढते हैं कि उसी को मार के खत्म कर दें। तो वही है, लुई 18वां तो राजा है, लेकिन जनता को इससे कोई तकलीफ, कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ। लेकिन जब तक 1824 ईस्वी में इसकी मृत्यु हो जाती है, बात आता है कि लुई 17वां राजा क्यों नहीं बनता है। तो जिस राजा के पद पर रहते हुए इसके पिता लुई 16वां और इसकी माता को गिलोटीन चढ़ा दिया गया, ये सब देखने के बाद लुई 17वां राजा बनना नहीं चाहता था। कुछ इसी प्रकार अगर हम भारत की बात करें तो जिस प्रकार कांग्रेस में इंदिरा गांधी की हत्या कर दी गई प्रधानमंत्री पद के लिए, फिर उसके बाद उसका बेटा राजीव गांधी की हत्या कर दी गई प्रधानमंत्री पद के लिए, प्रधानमंत्री के लिए, तो उसके बाद बहुमत प्राप्त होने के बाद भी सोनिया गांधी ने राहुल गांधी को प्रधानमंत्री नहीं बनाया। उस टाइम बहुमत पूरा मिला हुआ था, फिर भी उन्होंने राहुल गांधी को प्रधानमंत्री नहीं बनाया, क्योंकि जख्म उस समय ताजा था। अब चाह रहे हैं कि राहुल गांधी प्रधानमंत्री बने, लेकिन लोग कह रहे हैं कि ना सोनिया गांधी को बहु मिल रहा है, ना बहुमत, ना ही सोनिया गांधी को बहु मिल रहा है, ना ही बहुमत कि वो अपना सरकार बना चुके। ये थोड़ा व्यंग्यात्मक था, आगे चलते हैं हम लोग। तो लुई 18वां के मृत्यु के बाद अब इसका कोई संतान नहीं है। तो अब इधर से सुनिएगा, लुई 18वां जब राजा मर जाता है तब इसका कोई संतान नहीं है, तो अब राजा बनता है इसका चचेरा भाई चार्ल्स दसम। चार्ल्स दसम राजा बनता है। लुई 18वां के मृत्यु के बाद चार्ल्स दसम राजा बनता है और चार्ल्स दसम पोलिग्नेक को अपना प्रधानमंत्री बनाता है। चार्ल्स दसम पोलिग्नेक को अपना प्रधानमंत्री बनाता है। चार्ल्स दसम कहता है कि हम वैसा राजा नहीं हैं जो गुरनाएंगे नहीं। राजा का मतलब शेर होता है, जनता डरे, देखे तो डर होना चाहिए। हम वैसा राजा नहीं है जिसमें दांत नहीं है, हम वैसा राजा है जो गुरनाएंगे, काटेंगे भी। तो चार्ल्स दसम ने अपना प्रधानमंत्री किसको बनाते हैं? पोलिग्नेक को। लुई 18वां की मृत्यु 1824 में होती है और चार्ल्स दसम 1824 में राजा बनते हैं। लेकिन चार्ल्स दसम को भी डर था कि अगर हम कुछ भी करते हैं तो फ्रांस की जनता उदंड है। ये जब लुई 16वां और उनकी पत्नी मैरी एंटुआनेट को गिलोटीन चढ़ा दी तो मुझे भी छोड़ेगी नहीं। तो चार्ल्स दसम 1824 से शासन कर रहा था, लेकिन 1830 ईस्वी में इसका जो प्रधानमंत्री है पोलिग्नेक, इसने विशेषाधिकार कानून फिर से ला दिया। विशेषाधिकार कानून फिर से ला दिया। विशेषाधिकार कानून लाना था कि फ्रांस की जनता फिर से उत्तेजित हो गई। यह वही विशेषाधिकार कानून है जहां पादरी और कुलीन को टैक्स देने का अधिकार नहीं था, जबकि केवल सर्वसाधारण को। जैसी ये लागू करता है, पूरे फ्रांस की जनता पेरिस के सड़कों पर उतर जाती है और 25 जुलाई, डेट इंपॉर्टेंट है, 25 जुलाई 1830 ईस्वी को फ्रांस में फिर से क्रांति होती है। फ्रांस की जनता पूरा पेरिस के सड़कों पर उतरी हुई है। यह बात चार्ल्स दसम और पोलिग्नेक को पता चल जाता है। ये दोनों इंग्लैंड भाग जाते हैं। चार्ल्स दसम और पोलिग्नेक दोनों कहां फरार हो गए? इंग्लैंड फरार हो गए। और 1830 की क्रांति से फ्रांस में हमेशा हमेशा के लिए बुर्बो वंश खत्म हो गया। बहुत इंपॉर्टेंट पूछेगा आपसे, किस क्रांति में फ्रांस से हमेशा के लिए बुर्बो वंश समाप्त हो गया? 25 जुलाई 1830 की क्रांति से, या इसी को बोलते हैं 1830 की क्रांति या जुलाई 1830 की क्रांति। तो जुलाई 1830 की क्रांति से फ्रांस में बुर्बो वंश हमेशा के लिए खत्म हो गया। अब एक नए वंश का उदय हुआ। इस वंश का नाम था आर्ली हेंस वंश। आर्ली हेंस वंश।
आर्ली हेंस वंश का राजा बनता है लुई फिलिप। बताइए राजा कब बनेगा? तो 1830 में क्रांति हुआ है तभी तो राजा बनेगा। और इसने अपना प्रधानमंत्री बनाया गीजो को। पूछेगा लुई फिलिप ने अपना प्रधानमंत्री किसे बनाया था? गीजो को। चार्ल्स दसम ने अपना प्रधानमंत्री किसे बनाया था? पोलिग्नेक को। चार्ल्स दसम ने अपना प्रधानमंत्री पोलिग्नेक को, लुई फिलिप ने अपना प्रधानमंत्री गीजो को। बोलेगा 1830 की क्रांति से फ्रांस में किस वंश का उदय हुआ? आर्ली हेंस वंश। किस क्रांति में बुर्बो वंश फ्रांस में हमेशा के लिए खत्म हो गया? तो 1830 की क्रांति से फ्रांस में बुर्बो वंश खत्म हो गया। लुई फिलिप राजा बनता है, इसने गीजो को अपना प्रधानमंत्री बनाता है। ये भी जान रहा था कि अगर इसने सबसे पहले विशेषाधिकार कानून को समाप्त किया, क्योंकि क्रांति इसी के चक्कर में हो गया था। विशेषाधिकार कानून को लुई फिलिप ने क्या कर दिया? समाप्त कर दिया। लेकिन लुई फिलिप और गीजो 1830 से 1848 तक शासन किया। लुई फिलिप और गीजो ने 1848 तक शासन किया, लेकिन इसने अप्रत्यक्ष मतलब इनडायरेक्ट रूप से अमीरों का सपोर्ट किया। और 1848 आते आते फ्रांस में कुछ भी परिवर्तन नहीं किया और फ्रांस की स्थिति बहुत खराब हो गई। बेरोजगारी बहुत ज्यादा बढ़ गई और भुखमरी भी बढ़ने लगी। तब 1848 में फिर से फ्रांस की जनता पेरिस के सड़कों पर आई हुई है और फरवरी 1848 की क्रांति हो गई। फरवरी 1848 की क्रांति हो गई। जैसे लुई फिलिप और गीजो को मालूम चलता है कि पूरी जनता आ रही है, लुई फिलिप और गीजो दोनों इंग्लैंड भाग जाता है, इंग्लैंड पलायन कर जाता है। और 22 फरवरी, अगर डेट याद रखना चाहते हैं तो 22 फरवरी 1848 की क्रांति से फ्रांस में हमेशा के लिए क्या खत्म हो गया? राजतंत्र खत्म हो गया। राजतंत्र खत्म हो गया और गणतंत्र की स्थापना हुई। यह दूसरी गणतंत्र है। पहले नेपोलियन बोनापार्ट के द्वारा गणतंत्र की स्थापना किया गया था। तो 22 फरवरी 1848 की क्रांति से फ्रांस में हमेशा के लिए राजतंत्र समाप्त हो गया और गणतंत्र की स्थापना होते हैं और फ्रांस का राजा बनता है गणतंत्र से चुनाव के द्वारा नेपोलियन तृतीय। बोनापार्ट नहीं, क्योंकि बोनापार्ट तो 1800 वाटरलू के युद्ध में वो तो हार चुका है और 1821 में उसकी मृत्यु हो गई है। अब यहां जो राजा बनता है नेपोलियन तृतीय। नेपोलियन तृतीय राजा बनता है। नेपोलियन थर्ड इसको बोल सकते हैं, नेपोलियन तृतीय। तो फ्रांस में दो क्रांति हुई, एक जुलाई 1830 की क्रांति और एक फरवरी 1848 की क्रांति। जुलाई 1830 की क्रांति से फ्रांस में बुर्बो वंश हमेशा के लिए समाप्त हो गया, जबकि 1848 की क्रांति से फ्रांस में हमेशा के लिए राजतंत्र ही समाप्त हो गया। तो ये था फ्रांस की स्थिति। हम लोग कहानी का प्रसंग और आगे बढ़ाते हैं। उम्मीद है कि इतना समझ में आया होगा। आगे सुनिएगा, इसको थोड़ा मिटा रहे हैं हम फिर से आगे समझाने के लिए। तो फ्रांस में दो क्रांति हुई 1815 के बाद, है ना। 1830 की क्रांति और 1848 की क्रांति। आपसे दोनों क्वेश्चन ही पूछेगा। जब फ्रांस में क्रांति हुई तब बताए थे कि जो परिवर्तन फ्रांस में होता है वही परिवर्तन पूरे यूरोप में होता है। तो ऑस्ट्रिया में भी इसका जो चांसलर था मेटरनिख, उसको सभी लोगों ने भगा के कहां भेज दिया? वो भी पलायन कर गया। 1848 में ऑस्ट्रिया में भी विद्रोह हो गया, क्रांति हो गया और मेटरनिख इंग्लैंड भाग गया। आपके मन में एक प्रश्न आ रहा होगा कि सब लोग भाग के कहां जा रहा है? इंग्लैंड जा रहा है। तो इंग्लैंड में राजा के प्रति लोगों में गुस्सा नहीं है,
क्योंकि वहां का राजा केवल राजा है, वहां का वो निर्णय नहीं लेता है, केवल हस्ताक्षर करता है। वहां की संसद जो नियम कानून बनाती है बस उस पर साइन करके उसे पारित कर देता है। इसीलिए इंग्लैंड में राजा के प्रति लोगों में गुस्सा नहीं है, बल्कि यहाँ संवैधानिक राजतंत्र है, जबकि ये सब जगह पे निरंकुश राजतंत्र के आने से प्रॉब्लम क्रिएट हो गया। ये देश है स्पेन, ये देश है फ्रांस। दम दिमाग में घूमना चाहिए सभी देश का नाम, स्पेन, फ्रांस, जर्मनी, और इसका नाम है रूस। और यहां पर एक और देश है हम बताने वाले हैं, आप लोग इसका नाम बताइएगा। ये देश है इटली। इस देश का नाम क्या है? इटली। सुनिएगा ध्यान से। 1815 के वियना सम्मेलन में एक तो बात हुआ कि फ्रांस में राजा बनने के लिए कहा गया। 1815 के वियना सम्मेलन में इटली के राजा चार्ल्स एल्बर्ट ने भी भाग लिया। चार्ल्स एल्बर्ट ने भी भाग लिया। अब कहानी का दूसरा प्रसंग सुनिएगा। 1815 के वियना सम्मेलन में चार्ल्स एल्बर्ट ने भी भाग लिया। और वियना सम्मेलन का नेतृत्व कौन कर रहा था, इसकी अध्यक्षता कौन कर रहा था? तो ऑस्ट्रिया का चांसलर मेटरनिक। इसका नाम याद जरूर रखिएगा। पूछेगा मेटरनिक युग कब से कब तक रहा, तो 1815 से 1848 तक, क्योंकि 1848 में यह भी ऑस्ट्रिया देश छोड़ के इसको भागना पड़ा। तो मेटरनिक ने चार्ल्स एल्बर्ट को कहा कि देख लीजिए, अगर आप सोच रहे हैं कि पूरा इटली पर आपका अधिकार अब होगा, तो नहीं होगा, क्योंकि वाटरलू के युद्ध में हमारा खर्च कुछ ज्यादा हो गया है, हमारी आर्थिक स्थिति कुछ कमजोर हो गई है, इसलिए ऊपर का जो क्षेत्र देख रहे हैं ये हमारे से सटा हुआ है, इस क्षेत्र पर हमारा अधिकार होगा। इसका जो नीचे का क्षेत्र है, इस क्षेत्र, इस समय 1815 के आसपास सबसे मजबूत देश कौन है? फ्रांस है। इधर नीचे के क्षेत्र पर फ्रांस का अधिकार होगा। और कह रहा बीच में ईसाई धर्म के सबसे हेड पोप रहते हैं, तब जो रोम का क्षेत्र है, तो इस क्षेत्र पर पोप का अधिकार होगा। और पोप ईसाई धर्म के सबसे हेड हैं, तो इनकी देखरेख के लिए फ्रांस की सेना होगी। किस देश की सेना होगी? फ्रांस की सेना होगी। और केवल इतना क्षेत्र किसको मिलेगा? चार्ल्स एल्बर्ट का मिलेगा। देख लीजिए इटली की स्थिति। 1815 के वियना सम्मेलन से इटली का नीचे का भाग फ्रांस को दे दिया गया। ऊपर का भाग जहां उपजाऊ भूमि था ऑस्ट्रिया अपने अधिकार में रख लिया, और बीच का भाग पोप के अधिकार में रख दिया। और पोप के देखभाल के लिए फ्रांस की सेना रहेगी। और केवल दो क्षेत्र, एक सार्डिनिया और एक पिडमोंट, अब नाम आगे देखेंगे हम लोग, केवल दो क्षेत्रों पर इटली के राजा चार्ल्स एल्बर्ट का अधिकार हो गया। जिसका पूरा इटली था उसका क्या हो गया? केवल थोड़ा सा भाग। कहा जाता है कि 1815 के वियना सम्मेलन में इस इटली का आकार जूते के आकार का है, इसीलिए कहा जाता है सोल किसी और के पास में चला गया, खोल किसी और के पास चला गया, और फीता राजा को दे दिया गया। यानी 1815 के वियना सम्मेलन से इटली को छोटे छोटे टुकड़ों में बांट दिया गया। ये बांटने वाला कौन था? ऑस्ट्रिया का चांसलर मेटरनिक। ये नहीं चाहता था कि हमारा पड़ोसी मजबूत हो। मजबूत होगा तो दिक्कत है ना, पड़ोसी कभी नहीं चाहता है कि हमारा पड़ोसी मजबूत हो। और यही जलन से इसने और इटली को छोटे छोटे टुकड़ों में विभाजित कर दिया। अब इसी टुकड़ों को एक करना एकीकरण कहलाता है। तो हम लोग अगले क्लास में सुनेंगे इटली के एकीकरण कैसे हुआ, इसके किस किस क्षेत्र पर। तो हम लोग इस क्लास में इतना ही। आज के लिए बाय, फिर मिलते हैं अगले क्लास में।